गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एसएसटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, है ना, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कोई दो कारण बताएं, है ना। पहला क्वेश्चन है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कोई दो कारण बताएं, ठीक है ना। इसमें आंसर होगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दो कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दो कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, है ना। देखिए उत्तर में एक नंबर देखिएगा क्या है कि एक नंबर में बोला खनिज पदार्थ, ठीक है, खनिज पदार्थ, एक मिनट, खनिज पदार्थ की उपलब्धता है, यानी पहला क्या होगा, खनिज पदार्थ की उपलब्धता। इंग्लैंड में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, है ना। रीजन क्या था, पहला रीजन खनिज पदार्थ की उपलब्धता, इंग्लैंड में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। इंग्लैंड के उत्तर और पश्चिमी भाग लोहा और कोयले की खानें उपलब्ध थी, है ना। यानी कि इंग्लैंड में उत्तरी और पश्चिमी भाग में लोहे और कोयले की खानें उपलब्ध थी, जिससे क्या हो सका, है ना। देखिए जिससे औद्योगिक विकास के लिए खनिज आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, ठीक है ना। यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर जो है कि उसमें कह रहा है कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, यानी कि प्रथम नंबर था, है ना, खनिज की उपलब्धता, और दूसरे नंबर में इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, है ना, उद्योग धंधों के विकास के अनुकूल थी। यानी कि उसका जो भौगोलिक स्थिति था उद्योग धंधों के विकास के लिए क्या था, अनुकूल था, है ना। कटे हुए समुद्री के किनारे के कारण उसके पास अच्छे बंदरगाह थे, ठीक है ना। यानी कि अच्छे खासे वहाँ पे बंदरगाह था, जिसके कारण से क्या हो सकता था कि माल को निर्यात और आयात करने में बड़ा ही आसानी होता था, बने हुए माल को, ठीक है ना, यानी कि गुड्स को। अतः समुद्री मार्ग से कच्चे माल एवं निर्मित माल को आयात या निर्यात में सुविधा होती थी, ठीक है ना। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला है देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, ठीक है ना। देखिएगा इसका आंसर होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्वामित्व रखती है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, उत्पादन और उस पर नियंत्रण करती है। यानी कि, है ना, अपने सामान को एक देश से दूसरे देश में क्या वहाँ पे बनाती भी है और बेचती भी है, उसी को बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे सैमसंग है, सैमसंग अपने देश में भी मिलता है, यानी कि सैमसंग जो कंपनी मोबाइल होता है यह दूसरे देश का कंपनी है, लेकिन अपने देश में भी इसका प्रोडक्ट मतलब कि अपने देश में मोबाइल मिलता है। ये सब क्या होगा, कोका कोला हो गया, ये सब क्या है, दूसरे देशों का है। नोकिया, टाटा मोटर्स, है ना, टाटा मोटर्स अपने देश का है ना। इसकी शाखा अपने देश में भी है और दूसरे देश में भी है ना, इसलिए क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, आगे देखिए, कह रहे कि नवीकरणीय संसाधन के कोई दो उदाहरण दे, दो नवीकरणीय संसाधन की कोई दो उदाहरण देना है ना। उत्तर में क्या होगा, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने, है ना, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने, है ना, उपयोग करने के बाद क्या होता है, उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित पुनः प्रयोग किया जा सकता है ना, किया जा सके, पुनः स्थापित किया जा सके और पुनः उपयोग में लाया जा सके, इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। नव्य संसाधन यानी कि पुनः चक्रण भी इसका किया जा सकता है ना। नवीकरणीय संसाधन, इसी को नव्य को ही नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ये संसाधन प्राकृतिक होते हैं, उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन, यानी कि इसका कभी खत्म हो नहीं सकता है। जब तक ये धरती संसार रहेगा तब तक सौर ऊर्जा रहेगा, पवन ऊर्जा रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चौथा नंबर जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण के कोई दो कारण बताइए। वन संरक्षण के कोई दो कारण बताइए। इसका जो है मेन आपको की पॉइंट याद रखना है, ठीक ना। वन संरक्षण के लिए कारण निम्नलिखित कारण है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय है ना। क्या लिखेंगे, पहल का क्या है, काटे गए वन क्षेत्र पर वृक्षारोपण करना है। जहाँ पे वन काट दिए गए वहाँ पे क्या करना, वृक्ष को लगाना, ये प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है कि दूसरा नंबर में मतलब कि इसका आंसर, दूसरा टॉपिक पॉइंट क्या है कि वन यानी कि वन अग्नि को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो जंगलों में आग लगता है उसको कैसे उसको रोका जा सके, उसकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हम वन संरक्षण कर सके, वन को बचा सके। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है। जल संसाधन जो है उसका उपयोग क्या है, उसको बताना है। देखिए, जल एक महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पहला जो लाइन होगा क्या होगा, जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसकी महत्व प्राचीन काल से ही हो रही है, प्राचीन काल से ही हो रही है। इसका उपयोग पेयजल में पीने के लिए होता है। इसका उपयोग पेयजल में होता है, सिंचाई में होता है, उद्योग, घरेलू कार्य है ना। पेयजल, सिंचाई, उद्योग, घरेलू कार्य, जल विद्युत का निर्माण, मत्स्य पालन है ना, पर्यटन विकास, वानिकी, जन स्वास्थ्य है ना। इन सारी चीज़ों में क्या किया जाता है, जल का उपयोग, यानी कि जन स्वास्थ्य तथा मल मूत्र, क्या होगा यहाँ पे, मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों में किया जाता है। बहुत सारे कार्य इसका है ना। जल का उपयोग पेयजल, सिंचाई, उद्योग, घरेलू कार्य, जल विद्युत का निर्माण, जल से ही जल विद्युत का निर्माण होता है। मत्स्य पालन के लिए हमको जल की आवश्यकता है। पर्यटन विकास, वानिकी, जन स्वास्थ्य तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि के कार्यों में जल का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, करे बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के नाम बताइए। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के नाम बताइए। ठीक है, देखिए, तो बिहार में पाए जाने वाले निम्नलिखित खनिज है, जैसे क्या है, एक नंबर में चूना पत्थर, दो नंबर में गंधक है, तीन नंबर में सीसा और चार नंबर में बेरिलियम है। ठीक है ना। बिहार में पाए जाने वाले निम्नलिखित चार प्रकार के जो खनिज पदार्थ है, क्या है, चूना पत्थर, गंधक, सीसा, बेरिलियम। ठीक है, इसे याद कर लें। अगला देखते हैं, है ना। अगला है, देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताइए। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां बताइए। पहला देखिएगा, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां पहले ये लिखेंगे हम। और क्या क्या उपलब्धियां देखिएगा, नई प्रादेशिक व्यवस्था। वियना कांग्रेस में क्या हुआ है कि पहला पॉइंट है कि नई प्रादेशिक व्यवस्था की गई है ना। दास प्रथा का विरोध, दूसरी इसमें क्या था, दास प्रथा का विरोध। तीसरा क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण, क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण। और चौथा नंबर में होगा अंतर्राष्ट्रीय संविधान, चौथा नंबर अंतर्राष्ट्रीय संविधान का बनाना। ठीक है ना। अगला है, नई प्रादेशिक व्यवस्था, दास प्रथा का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण, और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संविधान। ये चार पॉइंट है, चारों याद कर लें। ठीक है, अगला है, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभावों को बताइए। यानी औद्योगिक क्रांति से क्या दुष्प्रभाव हुए उसको बताना है ना। कुछ न कुछ लाभ होता है और कुछ न कुछ किसी भी चीज़ का हानि होता है। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति के बहुत सारा लाभ भी है तो कुछ हानि भी है, उस हानि को ही बताना है। इतिहास में प्रथम जो है देखिएगा, प्रथम में क्या पहला जो हानि है वो क्या हुआ, इतिहास में हुई औद्योगिक क्रांति का नकारात्मक प्रभाव कारखानों का है ना निर्माण होने के कारण वस्तु निर्माण का घरेलू तरीका शिथिल और कमज़ोर हो गया। यानी कि क्या होने लगा कि जो घर घर कुछ न कुछ रोजगार था, अब वो चीज़ें क्या होने लगा, बड़े पैमाने पर है ना फैक्ट्री में बनने लगा सामान,
जिस कारण से जो घर गांव-गांव में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो सब क्या हो गए, शिथिल यानी धीमा हो गए, और वो क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, यानी कि अब उसका सामान कोई नहीं खरीदता था, है ना। इसलिए वो कुछ दिन के बाद बंद भी हो गए, है ना। इसका यह नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी कि लोग बेरोजगार भी हो गए, और कहीं ना कहीं इसका सही भी प्रभाव पड़ा, यानी कि, है ना, सॉरी, कहीं ना कहीं उद्योग धंधे का, है ना, कुछ गलत इफेक्ट है तो कुछ सही भी है ना। तो ऐसे है, इन कारखाने में मजदूरों को मजदूरी पर रखा जाता था, यानी कि अब क्या हो गया कि अब जो जिनके घर घर छोटे छोटे व्यवसाय थे, अब वो लोग बेरोजगार हो गए, अब वो क्या करने लगे, है ना, बड़े बड़े कल कारखानों में जाकर अब नौकरी करने लगे, है ना। अब उन लोगों को कल कारखानों में मजदूरी पर रखे जाने लगा था, ठीक है ना। पूंजी व संसाधनों का सीमित हाथों में दूसरा नंबर क्या था, जो पूंजी जो था, पहले क्या था, घर घर, है ना, कुटीर उद्योग था, तो वहाँ से, है ना, तो वहाँ से सब कोई मतलब कि उन लोगों के पास अपना स्वामित्व था। लेकिन क्या हो गया, अब जो बड़े बड़े जो उद्योग धंधे खुलने लगे, तो ये बड़े उद्योगपतियों के पास जो है ना ज़्यादा पूंजी था, जिस कारण से वो बड़े बड़े क्या करने लगे, उद्योग धंधे खुलने लगे, और पूंजी का क्या होने लगा, पूंजी संसाधनों का सीमित हाथों में संग्रहण, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में धन संपत्ति था, जिस कारण से वे लोग बड़े बड़े उद्योग धंधे खोलने लगे थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति, है ना, क्या है अर्थतंत्र, आर्थिक संकट क्या होता है इसको समझना है। अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं, जब उसके तीनों आहार, है ना, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, है ना। तीनों आहार, है ना, तीनों आधार, आहार नहीं होगा, क्या होगा, तीनों आधार, यहाँ पे आधार होना चाहिए। तीनों आधार क्या है, तीन आधार, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, माने रुक जाए। अर्थतंत्र में होने वाली वैसी स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं, ये वाला लिखना पड़ेगा। क्या है, तो इसका एक की पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ पे, कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास का अवरुद्ध हो जाना, है ना। और दूसरा क्या है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए, दिवाला मतलब कि ये बंद हो जाए, मतलब ये, है ना, ये बंद हो जाए, दिवाला निकल जाए, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रहे, ठीक है ना। और वस्तु और क्या है, वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, जैसे 1929 और 29 आर्थिक संकट इसका उदाहरण है। मतलब ये हो रहा है कि कह रहा है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट क्या होता है। तो क्या होता है कि अर्थतंत्र में होने वाली वैसी स्थिति यह है, जब क्या हो जाए, तीनों आधार मतलब कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में विकास जो है ना, क्या हो जाए, रुक जाए, है ना। और जब विकास रुकेगा तो लाखों लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे बैंक और कंपनियों का क्या हो जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, दिवाला यानी कि बंद हो जाएंगे। बंद मतलब कि ऐसा दिवाला का मतलब ऐसा दिवालिया हो जाना मतलब होता है कि बिकने के कगार पर आ जाना, ठीक है ना। मतलब जितना इनपुट जा रहा है उतना आउटपुट निकल नहीं रहा है, मतलब, है ना। ऐसे समझ लीजिए कि बंद होने के कगार पर आ जाए, और वस्तु और मुद्रा, वस्तु जो है और मुद्रा का कोई कीमत न रहे, यानी कि मान के चलिए इस समय 500 में कोई वस्तु मिल रहा है, तो अब ऐसा समय आ जाए कि 1000 2000 वही वस्तु को 2000 3000 देने पड़े, तभी वो क्या है, ना मिल पाए, ठीक है ना। यानी कि वस्तु का कीमत भी न रहे और मुद्रा का भी कोई कीमत न रहे, ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक संकट बोलते हैं। यह स्थिति कब उत्पन्न हुआ था, 1929 के आसपास यह संकट उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। यह संकट जो है उत्पन्न हुआ था। अगला देखते हैं, कह रहा है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन को, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है।
पहले आप लिखेंगे ऐसे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता का शासन होता है, ठीक ना। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों डेमोस और क्रोशिया से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः जनता और शासन होता है। डेमो का मतलब क्या होता है, जनता, और क्रोशिया का मतलब शासन होता है। यानी कि आप ऐसे शुरुआत करेंगे लिखना आंसर, लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द क्या है, डेमोक्रेसी है। अंग्रेजी शब्द क्या है, डेमोक्रेसी है। ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रोशिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रोशिया का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। स्पष्ट, ठीक है ना, कि व्यक्ति की है ना, व्यक्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन हुआ, है ना। लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ, जनता का शासन हुआ। लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। भारत में कैसा लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। अगला देखिएगा 11 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। देखिए उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं, तो कह रहा है कि वह व्यक्ति जो बाजार में कोई वस्तु खरीदता है अथवा उस सेवा के लिए भुगतान करता है। उपभोक्ता शोषण क्या है, मतलब वह व्यक्ति जो बाजार से, कोई व्यक्ति है बाजार में गया, कोई सामान खरीदता है अथवा उस सेवा के लिए भुगतान करता है, उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। मतलब कोई आदमी है ना, सामान से कुछ जाकर सामान खरीदा, तो वो आदमी क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। जब एक उपभोक्ता किसी तरीके से धोखा पाता है, मतलब जो आदमी खरीदने गया, दुकानदार क्या किया, जो सामान सही देना चाहिए उसको, है ना, डुप्लीकेट सामान दे दिया, या तो दुकानदार उत्पादक द्वारा कम गुणवत्ता वहीं डुप्लीकेट अथवा घटिया वस्तुएं उसे दे दी जाए, तथा इन वस्तुओं और सेवाओं के लिए, है ना, के लिए अधिक मूल्य लिया जाए, तो इसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता शोषण कहते हैं। यानी जब क्या हो, कोई व्यक्ति बाजार जाता है और वो सामान खरीदता है, कोई वस्तु को खरीदता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। लेकिन हो क्या है कि दुकानदार उसको क्या कर दे, जो है ना, घटिया वस्तु दे दे, या फिर उसको गुणवत्ता, जो उसको गुणवत्ता होनी चाहिए, अच्छा गुणवत्ता, अच्छा क्वालिटी के सब सामान ना दे, है ना। और क्या हो, चलिए क्वालिटी तो सही नहीं, फिर भी क्या है, वस्तु का जो है ना, अगर 5 रुपये का है तो 50 रुपये ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है, 20 रुपये ले रहा है, 5 रुपये के सामान का, यानी कि मूल्य ज़्यादा ले रहा है, तभी यह क्या कहलाएगा, उपभोक्ता शोषण के कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताना है। ऊर्जा के ऐसे संसाधन या स्रोत जिनके भंडार सीमित है, मतलब जो खत्म होने वाले हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कैसे होंगे, जिनका, है ना, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका जो स्रोत है, भंडारण है, उस क्या है, सीमित है, भंडार क्या है, सीमित है, या इन्हें हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक ना। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु खनिज इत्यादि सब क्या है, परंपरागत एनर्जी है। और जिन स्रोतों का भंडार अक्षय है, अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, जिन स्रोतों का भंडार अक्षय है, यानी कि कभी खत्म ना हो, हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत इन्हें कहते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं, जैसे पवन, है ना, सूर्य किरण, ये सब क्या है, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, यानी कि हम इसे ज़्यादा उपयोग नहीं करते, और ये ख़त्म भी जल्दी, मतलब ख़त्म भी नहीं होने वाला है, ठीक ना। यानी कि ऊर्जा के ठीक है ना, यानी कि जिन स्रोतों का भंडार, है ना, जिन स्रोतों का भंडार अच्छा है, यानी कि ख़त्म नहीं होने वाला है, उनके हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे पवन यानी हवा, सूर्य किरण यानी कि जो हम सौर प्रकाश जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खनिज को परिभाषित कीजिए। खनिज को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला वह पदार्थ है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वह पदार्थ है जिसका भौतिक एवं रासायनिक संगठन निश्चित होता है। इसकी आंतरिक परमाणविक संरचना भी निश्चित होती है, खनिज कहते हैं। खनिज की परिभाषा कैसे करेंगे हम? खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले, यानी कि यह पूरे संसार में खनिज पाया जाता है ना, इसको कोई बनाया नहीं है, जिसका भौतिक एवं रासायनिक संगठन निश्चित है। भौतिक एवं रासायनिक, दो इंपॉर्टेंट, भौतिक एवं रासायनिक संगठन क्या है? निश्चित है। इसकी आंतरिक परमाणविक संरचना भी निश्चित होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दो नकदी एवं दो रेशा वाले फसलों के नाम बताइए। दो नकदी और दो रेशा वाले। तो यहाँ पे है भारत की दो नकदी फसल, क्या हो गया? गन्ना, तंबाकू, है ना, गन्ना, तंबाकू, पान, है ना, गन्ना, तंबाकू, पान। अब भारत के दो रेशेदार फसलें हैं, है ना, पटसन और जूट। बस हो गया। भारत के दो नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, पान। भारत की दो रेशेदार फसलें कौन है? पटसन और जूट, है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, देखिएगा कि नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभ का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना से किन्हीं दो लाभ क्या है वो उसको बताना है ना। नदी घाटी परियोजना के कई उद्देश्य हैं। क्या है? कई उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण। नदी घाटी परियोजना से कई उद्देश्य हैं, माने बहुत सारे उद्देश्य छिपा हुआ नदी घाटी परियोजना में। नदी घाटी परियोजना है क्या? नदी पे क्या करते हैं हम? बांध बनाते हैं, है ना, पानी को रोककर बहुत सारे अपने काम में उसको लाते हैं, है ना। जैसे नदी घाटी परियोजना का क्या है? बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, है ना, मृदा हो गया, क्या होगा? मृदा अपरदन पर रोक। पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, मतलब पीने योग्य पानी, और सिंचाई हेतु यानी कि नहरों के थ्रू जल को भेजना नहर में। विद्युत, है ना, विद्युत उत्पादन, उद्योग को जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मरुस्थल, जल, कृषि, पर्यटन इत्यादि है ना। माने ये सारा चीज़ें हैं जिसे हम किसे हम प्राप्त कर सकते हैं? नदी घाटी परियोजना से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे सबको याद कर लें, है ना, बस दिमाग लगाना है, याद हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें रटना नहीं है। अगला देखिए, करें कि सुनामी के बचाव के दो उपायों का उल्लेख कीजिए। सुनामी से आप कैसे बच सकते हैं, इसके दो उपाय बताना है। अगला है कि सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है? सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इससे बचाव के निम्न उपाय, पहले ऐसे लिखेंगे हम, सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, इससे बचाव के निम्न उपाय हैं। पहला नंबर है समुद्र, है ना, तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति का विकास करना। यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या करना? उनके समीप मैंग्रोव वनस्पति का विकास करना, है ना। दूसरा क्या है? देखिएगा, दूसरा है कि तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले, यानी क्या होगा? रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना। दूसरा नंबर क्या होगा? तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको प्रशिक्षित देना, है ना, उनको बताना, है ना, कि आप यहाँ पर तटीय क्षेत्र में रहते हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कैसे आप यहाँ पे निवास कर पाएंगे उनको प्रशिक्षित करना। अगला है समुद्र के नज़दीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण करना। समुद्र के नज़दीक मतलब जो लहरें उत्पन्न होती हैं जिससे उससे बचा जा सके, तो समुद्र के किनारे क्या करना? नज़दीक, समुद्र के नज़दीक कंक्रीट, है ना, तटबंधों यानी कि बांधों का क्या करना? निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, देखिएगा, सूखे की परिभाषित कीजिए। सूखे को परिभाषित करना है। सुखाड़ किसे कहते हैं, चाहे सूखा किसे कहते हैं, इसको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र तो संभवतः सूखे की स्थिति में होते हैं। यदि किसी मौसम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, है ना, सूखा क्षेत्र कहलाएगा, ठीक ना। परंतु अन्य स्रोतों
में वार्षिक वर्षा 25% से भी कम हो तथा प्राय 30% फसलें सिंचाई के अभाव में हो सूखने लगे तो वहाँ के सूखे की स्थिति मानी जाती है। याद रखें, ये पॉइंट याद रखें, ठीक है ना। 25% से कम हो तथा प्राय 30% फसलें सिंचाई के अभाव में क्या होने लगे, सूखने लगे, तो वहाँ की स्थिति कैसी स्थिति मानी जाती है, सूखी की स्थिति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। अगला है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका क्या थी। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, इसे बताना है। देखेंगे, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का, है ना, एकीकरण का विरोध था, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि ऑस्ट्रिया इटली, है ना, और जर्मनी के एकीकरण का क्या था, अवरोध था। इटली वेनेशिया और, है ना, लैम्बर्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था ना। सेडावा का युद्ध 1870 में, मतलब जो सेडावा का युद्ध होता है 1870 में, ऑस्ट्रिया का पराजय के बाद ऑस्ट्रिया का क्या हो गया, पराजय जब हुआ था, इसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया, है ना। उसके बाद में क्या होता है, देखिए, जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शीतहीन संघ राज्य था। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया, है ना। अगला देखते हैं, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, ठीक है ना। देखिए, देखेंगे, गांधी जी ने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। गांधी जी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया, भंग कर दिया, है ना। और गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया, है ना, भंग किया मैंने तोड़ देना नमक कानून, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। इसके 12 मार्च 1930 को वे अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की पर निकले। दांडी पहुंचकर 6 अगस्त 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग कर दिया। ये लाइनें याद रखें, 6 अप्रैल 1930 को क्या किया, नमक कानून को तोड़ा था। कब निकले थे, 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के द्वारा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भंग कर दिया। इसी के साथ नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि इसी के साथ नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। शीघ्र ही यह पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। यही था नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा यही था, ठीक है ना। नमक सत्याग्रह क्या था, दांडी यात्रा क्या था, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी लिखे। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम, है ना, जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुखता से अपनाई गई। असहयोग का मतलब ही होता है सहयोग न करना, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था, माने लोग जो थे ना इसमें भाग लिए थे। इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुख थे, मतलब ये कहा गया कि आप क्या करना है, सरकार को असहयोग करना है, ये इसका नीति प्रमुख था। इससे आंदोलन का व्यापक जनाधार था। जनाधार मतलब बहुत लोग इसमें शामिल हुए इस आंदोलन में। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों को, है ना, इसे व्यापक सपोर्ट मिला। कौन सा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन का। यानी कि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, सरकार को असहयोग करना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे क्या करना, स्कूल ना जाना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस ना जाना, यानी कि जो भी सरकारी कार्य है उसको बाधा पहुंचाना, न जाना, वो काम न करना, क्या होगा, सरकार को असहयोग हुआ, है ना। वर्ग,
है ना, क्या मिला, श्रमिक वर्ग की भी इसमें भागीदारी रही। इस प्रकार यह पहला जन आंदोलन बन गया। यानी कि जन आंदोलन का मतलब यह हुआ कि यानी कि सभी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया बढ़ चढ़ कर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों के आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण जो हुआ था, मजदूर की जो आजीविका है किस तरह प्रभावित हुआ था। औद्योगिकरण और कारखानेदारी प्रथा के विकास का मजदूरों का आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे लिख सकते हैं कि जो औद्योगिकरण और कारखानेदारी का मतलब होता है कल कारखाने को बढ़ावा देना, ये प्रथा के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। शहरों में इन्हें काम ढूंढने, आवास तथा छटनी की। यानी अब चूँकि जितने वो उद्योग धंधे खुले वो शहर में खुले, अब मजदूर अब गांव से पलायन होने लगे, शहर की तरफ जाने लगे। आवास ढूंढना, यानी कि जो वो क्या प्रथम बार क्या था कि आवास ढूंढे, यानी कि रहने का जगह ढूंढे, है ना। और देखते हैं इसमें कि समस्या से जूझना पड़ा। आवास मतलब रहने कहाँ पे रहे हो, उन्होंने कम पारिश्रमिक पर ही लंबे समय तक काम करने पड़ता था। कम पारिश्रमिक का मतलब होता है कम रुपया पैसा पे, यानी जो ठेकेदार जो थे, है ना, उद्योग धंधे के जो उद्योग कल कारखाने के जो मालिक थे, उनको कम पैसा ही देकर ज़्यादा समय तक खटवाते थे, काम करवाते थे, है ना, उनको करना भी पड़ता था। बेकारी की समस्या से त्रस्त मजदूर मशीनीकरण, यानी कि बेकारी की समस्या से त्रस्त मजदूर मशीनीकरण का विरोध करने लगे। मशीनीकरण मतलब जो मशीन, ये लोग कोई काम को करते थे तो मशीन क्या करने लगा, इनसे ज़्यादा काम करने लगा और वो कम समय में ज़्यादा काम करने लगा, जिस कारण से ये क्या हो गया, है ना, यानी कि बेकार हो गए, यानी कि मजदूर बन गए। और ये लोग क्या करने लगे, इसे क्या करने लगे, विरोध करने लगे। इस मशीनीकरण यानी कि औद्योगिकरण का विरोध करने लगे। वे संगठित होकर अपनी स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन करने लगे। यानी कि मशीनीकरण को बढ़ावा न देना उनका प्रमुख मांग था, ठीक ना, जिनसे उनकी बेकारी की जो संभावना है, बेकारी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके, है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन। गांव के ना कृषि जन्य, क्या है यह, कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कृषि के थ्रू आर्थिक क्रियाकलाप क्या हो रहे हैं, उसको विशेषता को बताना है। ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा भाग, ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ा रहता है। गांव के बहुत सारे लोग जो है ना कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। गांव में जो लोग रहते हैं उनकी खेती एक मुख्य आजीविका का साधन होता है। कृषि के साथ पशुपालन भी ध्यान दिया जाता है ना। कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है ना। साथ ही गांवों में अनेक लघु कुटीर उद्योग तथा शिल्प कलाओं में भी लोग संलग्न रहते हैं ना, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है ना। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र में क्या महत्व है, देखिए उत्तर देखते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसा लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता दो महत्वपूर्ण कारणों से है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता दो महत्वपूर्ण कारणों से। पहला है देश की एकता अखंडता के लिए, जिससे, है ना, देश की एकता और अखंडता के लिए, जिससे, है ना, व्यवस्था में स्थायित्व बना रहे। स्थायित्व होगा, क्या होगा, स्थायित्व बना रहे। और दूसरा नंबर क्या होगा, अधिक से अधिक लोगों का तथा समूह को शासन व्यवस्था से जोड़ने के लिए, है ना, जिससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो सके। यानी कि अधिक से अधिक लोग शासन व्यवस्था में जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा, लोकतंत्र की क्या होगा, नींव मजबूत होगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कि भारतवर्ष में लोकतंत्र की भविष्य को आप क्या रूप देखते हैं, क्या रूप देखते हैं? भारत में लोकतंत्र की भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं, है ना, किस रूप में देखते हैं? कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही है, समानता, स्वतंत्रता एवं जन भागीदारी पर आधारित है ना। अगला देखते हैं, अगला देखिए, कह रहे कि होने के कारण लोकतंत्र में जनता का विकास होता जा रहा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया से सत्ता परिवर्तन के कारण जनप्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ रही है। तथापि अशिक्षा, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन की चुनौती बनी हुई है ना। तथापि अशिक्षा, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन का मतलब होता है गरीबी खत्म करना की चुनौती आज भी बनी हुई है। ले देकर भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है ना। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भारत में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है? उज्जवल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, किसी देश के संपूर्ण आर्थिक विकास को अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। किसी देश के संपूर्ण आर्थिक विकास को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह उस देश के आर्थिक क्रियाओं का वह समग्र एवं जिनके माध्यम से है ना संसाधनों का उपयोग कर मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था क्या है? उत्पादन कार्य में लगे लोगों को उत्पादन कार्यों में लगे लोगों को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था क्या करता है? उत्पादन में लगे हुए लोगों को जीविकोपार्जन के लिए जो रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि आय गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय गरीबी के साथ क्या करें? संबंध स्थापित करें। आय गरीबी से घनिष्ठ संबंध है। आय गरीबी से क्या है? घनिष्ठ संबंध है। बहुत कम आय होने के कारण ही कोई व्यक्ति परिवार विपन्नता में यानी कि कठिन में जीवन यापन करता है तथा उसका भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। यानी कि मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी उसे नहीं मिल पाता है ना। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण है ना क्या होता है? गरीब परिवार की अगली पीढ़ी गरीब रह जाती है। किस कारण से? अशिक्षा और अज्ञानता के कारण गरीब परिवार की अगली पीढ़ी गरीब रह जाती है। अतः गरीब को जन्म देती है। अतः गरीबी को जन्म देती है, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाएगा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन, एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? एटीएम कार्ड ग्राहकों को बैंक द्वारा निर्गत एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है। ऐसे लिखेंगे, एटीएम कार्ड ग्राहकों को बैंकों द्वारा निर्गत एक ऐसा प्लास्टिक कार्ड है जिसका निर्गत मतलब देना होता है। यानी कि एटीएम कार्ड क्या है ना, जो बैंक जिस बैंक में आपकी खाता है तो बैंक क्या करता है? आपको एक क्या करता है? कार्ड देता है। वो कैसे होता है? प्लास्टिक कार्ड है जिसका उपयोग कर ग्राहक स्वचालित टेलर मशीन, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन से कभी भी रुपये की निकासी कर सकते हैं और इसका उपयोग स्वीप मशीन द्वारा भुगतान के लिए भी होता रहता है ना, भी हो सकता है। अगला देखिए, स्वीप मशीन जैसे होता है कार्ड लगाकर स्वीप करना, है ना, उसको बोलते हैं स्वीप मशीन। अगला
अगला क्वेश्चन है कि भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण की वर्णन करना है, ठीक है ना। देखिए नदियों के जल प्रदूषण होने के निम्नलिखित 2 कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है ना। देखिएगा नदियों के जल प्रदूषण होने के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहले का है औद्योगिक अपशिष्टों का नदियों में गिर जाना। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब कि जो कल कारखाने हैं उनके जो कचरा निकलता है वो डायरेक्ट नदियों में गिरता है। दूसरा क्या है शहरी मल जल एवं कचरों का नदियों में गिरना, जिस कारण से नदियाँ क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। 2 की पॉइंट है यहाँ पे याद रखिए, एक तो शहर वाला, दूसरा क्या है औद्योगिक वाला, ठीक ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा वन्य जीवों, है ना, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, आंसर इसका कि वन्य जीवों का ह्रास के 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। क्या है, 1 नंबर में वन क्षेत्र का कृषि भूमि बदलने हेतु वन का काटा जाना अथवा शहरीकरण हेतु वन का काटा जाना। यानी वन जीवों का ह्रास के 4 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं कि वन क्षेत्र का कृषि भूमि बदलने हेतु, यानी क्या है ना, वन को क्या करते हैं हम कृषि में बदलने हेतु उसका हम क्या करते हैं, काट देते हैं पेड़ पौधों को, अथवा शहरीकरण हेतु वन का काटा जाना है। शहरीकरण मतलब कि शहर को, है ना, घर द्वार बनाने के लिए क्या करते हैं, वन को काटते हैं, ये भी एक रीजन है। पशुचारण यानी कि पशुओं को चराने के लिए, ईंधन के लिए यानी कि जलावन के लिए लकड़ियों का भारी मात्रा में काटा जाना। तीसरा नंबर है ना, दावानल में वृद्धि से वन्य जीवों की कम होना, है ना। अगला है चौथा नंबर, प्रदूषण के वृद्धि से अम्ल वर्षा से तथा परावैंगनी किरणों के प्रभाव से कम वन्यजीव ह्रास के शिकार हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, परावैंगनी किरणों के प्रभाव से वन्यजीव ह्रास के शिकार हो रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन चौथा नंबर जो पॉइंट क्या है, प्रदूषण की वृद्धि से अम्ल वर्षा हो रहा है। प्रदूषण जब हो रहा है तो उससे अम्ल वर्षा हो रहा है तथा परावैंगनिक किरणें जो है ना डायरेक्ट धरती पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, वन्य जीव ह्रास के शिकार हो रहा है। ह्रास के शिकार मतलब वन्य जीव में, है ना, जो उनकी खत्मा हो रहा है, वो अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, वो है ना दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, इसको हम ह्रास बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 29 नंबर, खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिज के संरक्षण यानी कि उसको बचाना और प्रबंधन उसको बचाए रखना, संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं इसको बताना है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि वो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अतः इनका संरक्षण जरूरी है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित उपायों द्वारा खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन किया जा सकता है। जो उपाय है उसको देखिए, पहला है खनिज का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जो भी खनिज है उसको विवेकपूर्ण यानी कि बर्बाद न करना। दूसरा है कच्चे माल के रूप में खनिजों के स्थान पर उनके रास्ते प्रतिस्थापनों का उपयोग करना, यानी कि कच्चे माल के रूप में खनिजों के स्थान पर उनके, है ना, रास्ते प्रतिस्थापनों का उपयोग ना, स्कोप का पुनः उपयोग यानी कि स्केप के पुनः उपयोग करना, ठीक है ना। दूसरा क्या है, खनिज निक्षेप का पूर्ण संदोहन, है ना, खनिज निक्षेप का पूर्ण अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। क्या, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। कह रहा है सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए सोलर प्लेट, क्या है, सोलर प्लेट का निर्माण किया जाता है। इस प्लेट में, है ना, सीजियम, क्या है, इस प्लेट में सीजियम धातु के पतले पतले तार लगाए जाते हैं। किसमें, सोलर प्लेट में सीजियम धातु के पतले पतले तार लगाए जाते हैं। जब इन तारों पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो, है ना, फोटोवोल्टाइक
प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखें। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप से सीधा क्या होता है, विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इसे विद्युत सौर प्लेट में लगे तार, है ना, इसे विद्युत सौर प्लेट में लगे तार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु से जोड़ दी जाता है। इस प्रकार बिना अधिक खर्च के ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं। आपदाएं 2 प्रकार की होती है। पहली आपदा है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन। यानी कि भूकंप, सुनामी यानी कि यह समुद्र में आता है सुनामी, चक्रवात भी समुद्र में आते हैं, भूस्खलन पृथ्वी पर होता है यानी कि धरती के नीचे ऊपर हो जाना है, भूस्खलन कहलाता है। दूसरा नंबर पर क्या है, यह प्रकृति का आपदा है, यानी कि ये जो भगवान, जिसको हम भगवान नहीं बोल सकते हैं। मानवीय आपदाएं, जैसे कि मनुष्य द्वारा जो आपदाएं आती है, जैसे सांप्रदायिक दंगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम हो गया, ये सब क्या है, ये मनुष्य उत्पन्न करता है। चाहे आतंकवाद जो हो गया, ये सब क्या करता है, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये भी क्या है, आपदाएं हैं। ठीक है ना। अगला देखिएगा, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी क्या है, अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है। अगला देखिए, कह रहे भूकंप एवं सुनामी दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल पर अचानक कंपन उत्पन्न होती है, तब इसे भूकंप कहा जाता है। यानी भूकंप एवं सुनामी दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल पर अचानक क्या होता है, कंपन उत्पन्न होती है, तब इसे भूकंप कहते हैं। तब इसे इस प्रकार कंपन, है ना, जब यही कंपन सागर या महासागर के तल पर होता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो यह भूकंप और सुनामी में अंतर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, थोड़ा देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लुई फिलिप का प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, एक मिनट, प्रतिक्रियावादी एवं सुधारों का विरोध था, है ना। सुधारवादी दल के नेता, है ना, थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और निकाले गए। विरोध प्रदर्शन को निकाला गया। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिससे अनेक लोग मारे गए, है ना। क्या हुए, अनेक लोग मारे गए। क्रुद्ध जनता ने क्या किया, क्रुद्ध या जनता नहीं है, क्या है, जनता है। क्रुद्ध जनता ने लुई की गद्दी छोड़कर क्रूर जनता ने लुई को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागने पर क्या कर दिया, विवश कर दिया, है ना। जब ये गोली चला दिया तो इस पर क्या हो गया, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और गुस्से में क्या किए कि इसको इंग्लैंड भागने पर मजबूर कर दिया। ठीक है ना, किस है, लुई फिलिप को। लेनिन का संक्षिप्त परिचय दें। लेनिन के बारे में संक्षिप्त परिचय देना है, संक्षिप्त रूप से बताना है। ठीक ना, देखिएगा। लेनिन का जन्म रूस के, है ना, सिम्ब्रस्क नामक गांव में 1870 में हुआ था। आरंभ से ही यह विद्रोही प्रवृत्ति का था। आरंभ से ही क्या था, शुरू से ही यह विद्रोही प्रवृत्ति का था। वह साम्यवाद से गहरे रूप से प्रभावित था। क्या था, प्रभावित था। इसके नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। शासनाध्यक्ष बनने के बाद उसने रूस के, है ना, सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया। सर्वांगीण विकास मतलब सभी क्षेत्रों में विकास करने को सर्वांगीण विकास कहते हैं।
प्रयास किया, एक नया संविधान लागू किया, आंतरिक व्यवस्था स्थापित की गई तथा आर्थिक सामाजिक सुधार किए गए। 1921 में उसने नई आर्थिक नीति लागू की। उसकी मृत्यु 1924 में हुई थी। 1921 में उसने नई आर्थिक नीति लागू, किसने? लेनिन ने। और इसकी मृत्यु कब हुई? 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। अगला देखते हैं, खूनी रविवार क्या है। देखिए खूनी रविवार क्या है। तो 1904 से 5 के रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। रूस की पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। 9 जनवरी क्या है? 9 जनवरी 1905 जूलियन कैलेंडर के अनुसार रविवार के दिन हजारों की निहत्थी भीड़ पर रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी, है ना। किसकी मांग करती हुई? रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी। जार की सेना ने जुलूस पर गोली चलवाई जिससे हजारों लोग मारे गए। यही घटना खूनी रविवार या लाल रविवार कहलाती है ना। रविवार के दिन था, हजारों निहत्थी भीड़ रोटी की मांग करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी। जार की सेना क्या की? इस पर निहत्थे पर गोलियां चला दी, इस पर हजारों लोग मारे गए। यही घटना क्या कहते हैं? खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला है राजनीतिक दल की परिभाषा दें। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। राजनीतिक दल की स्वेच्छा से संगठित वैसे लोगों का संगठन है। राजनीतिक दल को स्वेच्छा से संगठित वैसे लोगों का संगठन है जो किसी, है ना, निर्धारित सिद्धांत जिस पर, है ना, वे एक मत हो संगठित होकर सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? निर्वाचन में भाग लेते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए मतलब जो जैसे बिहार की सत्ता नीतीश के पास है, ऐसे ही सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? निर्वाचन में, यानी कि जो वोटिंग होता है उसमें वो खड़े होते हैं ना, तथा सरकार बनाने एवं सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कौन? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है? तो राजनीतिक दल की स्वेच्छा से संगठित, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो स्वेच्छा से संगठित होते हैं, जो किसी, है ना, जो किसी सिद्धांत पर जिस पर वो एक मत हो वो संगठित होते हैं। वो उनका एक अलग सिद्धांत होता है, अपना एक सिद्धांत होता है, और उस पर क्या होते हैं? एक मत होते हैं, उनकी विचार एक हो जाती है। संगठित होकर सत्ता प्राप्ति के लिए निर्वाचन में भाग लेते हैं तथा सरकार बनने एवं सरकार नीतियों के प्रभावित करने का प्रयास, माने सरकार बनाने एवं सरकार की जो नीतियाँ होती है उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रभावित करने का प्रयास का मतलब हुआ, अगर नीति गलत है तो उसका विरोध करेंगे, और नीति अच्छी है तो उसका सपोर्ट भी करते हैं, है ना। अगला, महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। महापौर का प्रथम नागरिक माना जाता है ना, नियम के अनुसार, माने प्रथम नागरिक माना जाता है महापौर का, है ना। नगर होगा यहाँ पे, नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। निगम परिषद अपने सदस्यों के बीच से ही एक महापौर चुनता है। निगम परिषद क्या होते हैं कि अपने सदस्यों के बीच से ही महापौर चुना जाता है। यह निगम परिषद का सभापति होता है तथा निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन? महापौर। निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। मेयर की अनुपस्थिति में उप मेयर ही नियम की, है ना, निगम, यहाँ पर निगम होगा, नियम लिख दिया, निगम की क्या कहता है? बैठक की अध्यक्षता करता है। यानी कि निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर। अब मेयर ना रहे तो उप मेयर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है, अरे कि विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। कह रहे कि विपक्षी दल के वो 4 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? तो सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण करना, यानी कि सत्ता में जो पार्टी है वो निरंकुश ना हो जाए, उस पर क्या करते हैं लोग? विपक्षी दल वाले उस पर नियंत्रण करते हैं कि कोई गलत कानून पास ना हो जाए, है ना, गरीबों के हक में काम हो रहा है कि नहीं, ये लोग क्या करता है? दिखाते रहता है। और दूसरा क्या है?
विपक्षी दल के 4 प्रमुख कार्य: कानून का निर्माण भी हो सकता है, उसमें भागीदारी हो सकता है। कानून के निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण निभाना, जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना इनका मेन काम होता है। ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला है कि शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना, और क्या है, सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना भी इनका फर्ज बनता है। ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए कह रहे हैं कि मतदान पत्र वह दस्तावेज है जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मतदान पत्र वह दस्तावेज है जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर इसे गुप्त रूप से व्यवहार में लाया जाए तो इसे गुप्त मतदान पत्र कहेंगे, यानी गुप्त मतदान पत्र, यानी कोई जान न सके कि हम किसे वोट दिए हैं, इसे गुप्त मतदान। इस प्रकार की पद्धति अपनाने से लाभ यह लेता है कि किसी को यह पता नहीं चल पाता कि किसके पक्ष में मतदान किया। अगला है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। ठीक ना। 40वां क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। कह रहे कि इस प्रणाली में वस्तु का विनिमय, यानी इस प्रणाली में वस्तु का विनिमय यानी क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। मौद्रिक प्रणाली क्या है, कोई भी वस्तु का लेन देन हो तो हम वस्तु से वस्तु लेन देन नहीं करते हैं, हम उसके जगह पर मुद्रा देते हैं, प्लास्टिक मनी देते हैं। वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। धन का संग्रह भी मुद्रा के रूप में ही होता है, धन का संग्रह मुद्रा के रूप में ही होता है। देश के केंद्रीय बैंक की मुद्रा निर्गत करने एवं इसके सुचारू संचालन में प्रमुख भूमिका होती है, यानी कि देश के जो केंद्रीय बैंक होती है, मुद्रा को निर्गत करना यानी मुद्रा को छापना, से सुचारू रूप से चलाना उसका ही मेन काम होता है। तो ये 40 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हुआ। अगला 40 क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, या फिर थोड़ा सा और देख लें इसमें और क्या क्या क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अगला है, देखिएगा, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा का अभिप्राय राज्य अथवा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं से है। सरकारी सेवा क्या है, सरकारी सेवा का अभिप्राय राज्य अथवा सरकार द्वारा प्रदान यानी दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं से हम क्या बोलते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं। जिसमें इसमें क्या होते हैं, सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाएं तथा सार्वजनिक सेवाएं जैसे रेल परिवहन, जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, वितरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि इसमें आएंगे। ठीक ना। ये सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण है ना।